ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त के बाद चरित्र चित्रण आता है मंदाकिनी का। ध्रुव स्वामिनी के आधार पर मंदाकिनी का चरित्र चित्रण कीजिए या मंदाकिनी के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन थी, तो ये नाटक में काल्पनिक पात्र है। मंदाकिनी नाटक में एक काल्पनिक पात्र है और नाटककार ने इसे रामगुप्त चंद्रगुप्त की बहन के रूप में चित्रित किया है। नाटक में वह स्वच्छंद गुप्त बाला जहां जहां भी उपस्थित होती है, अपने विरोधी स्वर में रामगुप्त को हतप्रभ और ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को उत्साहित और प्रेरित कर जाती है। तो नाटक के आधार पर उसके चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहली है उसकी अभिनय में पारंगत युवती, यानी अभिनय करने का अच्छी कला है उसमें। तो मंदाकिनी अभिनय करने में पारंगत है। नाटक के आरंभ में वह खड्गधारिणी के रूप में रामगुप्त के आदेश पर ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त के प्रति मनोभावों को जानने के लिए वह गूंगी का अभिनय करती है। गूंगी का इतना जीवंत अभिनय करती है कि ध्रुव स्वामिनी उसे गूंगी समझ लेती है और कहती है, तो क्या तुम मूर्ख हो, तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यह ऐसा है, इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी निदर्शन माने उदाहरण न मिलेगा। क्या जिधर देखो उधर ही कुबड़े बोने हिजड़े गूंगे बहरे हैं। साथ ही अपने कुशल अभिनय से वह पता लगाने में सफल हो जाती है ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की अपेक्षा चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। दूसरी उसकी साहित्यिक विशेषता है राष्ट्र देशभक्त है। वह मंदाकिनी देशभक्त युवती है। वह रामगुप्त के कहने पर ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त के प्रति मनोभावों को जानने का काम कर पाठक व दर्शक की कुछ रुखाई का शिकार होती है, परंतु वास्तव में वह एक देशभक्त युवती है। वह जब उसे शिखर स्वामी और रामगुप्त की बातों को सुनकर लगता है कि उन्होंने देश और परिवार का गौरव दांव पर लगाने का फैसला कर लिया है, तो उसका खून खोल उठता है, यानी कि जोश आ जाता है। वह सोचने लगती है, भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चित कर लिया है। सच है कि जब वीरता भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। शिखर स्वामी और रामगुप्त की बातें चंद्रगुप्त को बताने का निश्चय करती है। अगला है निर्भीक। मंदाकिनी एक निर्भीक बाला है। वह बोलते वक्त किसी का भय नहीं खाती, उसके विचार स्वच्छंद हैं और वह साहस से ओतप्रोत है। यही कारण है कि परिषद के सामने अपने विचारों को रखते हुए रामगुप्त उसे डराने की कोशिश करता है। राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यो न भेजते। भगवान ने स्त्री को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवर्तु ने उसे लूटा है। और इस परिषद में मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़ करके जिन लोगों ने राजक्लीशिव किया हो उसे दंड मिलना चाहिए। अगली विशेषता है प्रेरणादायी। मंदाकिनी देशभक्त और निर्भीक होने के साथ साथ प्रेरणामयी नारी भी है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों को ही अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती है। प्रथम अंक के आरंभ में ध्रुव स्वामिनी को अपने प्राणों की अक्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। उसको बेल के माध्यम से संदेश देती है। देवी वह वलरी जो काई जाति की है, जो वलरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ रही है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियां को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह काई जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर
वही काई जो फिसलन बन करके गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है, यानी कि सहारा बन गई। इसी प्रकार चंद्रगुप्त को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहती है कि वास्तविक प्रेरणा और कर्तव्य की पुकार एक तरफ करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। यही नहीं, वह प्रणय गीत गा करके सामंत कुमारों को भी सक्राज से युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। क्या उसका गीत है, पैरों के नीचे जल घर हो, बिजली से उसका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विमल पवन, पादक निज पद से चूम रहे हैं, तब भी गिरी पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले हैं। अगली साहित्यिक विशेषता उसकी कोमल और करुणामयी। देशभक्त और निर्भीक होने के साथ साथ मंदाकिनी में नारी सुलभ कोमलता और करुणा के भी दिग्दर्शन होते हैं, और उसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा की अक्षर धारा निरंतर प्रभावित होती रहती है। कोमा के त्याग और उसके सक्राज के प्रति सच्चे प्रेम को देख करके उसका कोमल हृदय करुणा से विहल हो उठता है। ध्रुव स्वामिनी से कहती है, स्त्रियों के बलिदान का कोई मूल्य नहीं है, कितनी ऐसा दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले सहारे से वह पुरुष के चरणों को पकड़ती है, और वे सदैव उसका तिरस्कार, घृणा, दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं, तब भी वह बावली क्या मानती है। तो इस प्रकार उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं। इस प्रकार मंदाकिनी के चरित्र नाटक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को उनकी वास्तविक कर्तव्य की ओर प्रेरित कर नाटक को उत्सर्ग तक पहुंचाने का काम करती है। अब एक और नाटक इसमें कोमा, ध्रुव स्वामिनी के आधार पर कोमा का चरित्र चित्रण कीजिए या उसकी चारित्रिक विशेषता बताइए। कोमा का आगमन नाटक के द्वितीय अंग से होता है। नाटक की एक काल्पनिक पात्र है, आचार्य मिहिर देव की पालिता पुत्री है, यानी सक्राज की प्रेसी है, और उसका चरित्र नाटक में सबसे कोमल, स्नेहमयी और प्रेम पुजारी शक कन्या का है। उसके नाटक के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है प्रकृति प्रेमी जो कोमा है, वह कोमा की प्रकृति से अतिशय प्रेम है। नाटक में उसका प्रवेश ही प्रकृति की मनोरम वातावरण में होता है, और वह वाटिका के पौधों को सींचते हुए प्रकृति के प्रति अपना प्रेम इन संबंधों में व्यक्त करती है। उन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो उनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य का आवरण डाल देती है। देखकर आज तो उसके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इसमें फूल जैसे मुखलित होकर के रह गए हैं, खिलखिलाकर हंसने का मानो उसमें बल ही नहीं है। अगला है प्रेमी हृदय। कोमा एक स्नेहमयी एवं सौंदर्यमयी नवयुवती है, जिसका हृदय प्रेम से पुलकित है। वह जीवन के प्रति प्रेम को आवश्यक मानती है। वह समझती है कि प्रेम करने का भी एक समय होता है। उस समय यदि प्रेम विहीन रह जाए तो मनुष्य का जीवन निरस ही व्यतीत हो जाता है। वह कहती है, प्रेम करने की ऋतु होती है, उससे चूकना और उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर हैं। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। वह युवावस्था में प्रेम के लिए सबको उपयुक्त समय समझती है और वह गाती है, यौवन मेरी चंचल छाया, जिसमें बैठ घूट भर पी लूं जो रस तू लाया, मेरे प्याले में मद बन करके कब तू छली समाया, जीवन वंशी की छिद्रों में सवर बन लहराया। तो इस प्रकार वह गीत भी गाती है। और अगला उसकी साहित्यिक विशेषता है सच्ची प्रेमिका। वह कोमा सक्राज से प्रेम करती है। उसका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ है। जब सक्राज उससे अपने अनुभूतिमयी होने का कारण पूछता है तो वह कहती है, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन जीवन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। हालांकि सक्राज से
प्रेम में धोखा खाने पर वह उससे कहती है कि वह उससे प्रेम नहीं करती, परंतु जब चंद्रगुप्त के हाथों सकराज मारा जाता है तो वह अपने सच्चे प्रेम के कारण शत्रु दुर्गति से उसके शव को बचाने के लिए ध्रुव स्वामिनी के पास उसका शव मांगने आती है। ध्रुव स्वामिनी के मना करने पर वह उसे कहती है कि सबके जीवन में एक प्रेम की दिवाली जलती है, जली होगी अवश्य, तुम्हारे भी जीवन में एक आलोक महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है, सावधान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। और अगली साहित्यिक विशेषता है दार्शनिक और तार्किक। कोमा एक चतुर दार्शनिक तर्कशील युवती है। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण न केवल नपे तुले शब्दों में उत्तर देती है अपितु सुनने वालों को लाजवाब भी कर देती है। संधि प्रस्ताव के उत्तर की प्रतीक्षा में जब सकराज उसे कहता है कि उसके सामने जीवन मरण का प्रश्न है तो वह बड़े दार्शनिक अंदाज में उसे कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उसे उदासीन नहीं होना चाहिए। महाराज, इसी प्रकार वह सकराज की अन्य बातों का उत्तर भी बड़ी ही चतुरता और तर्क के साथ देती है। जब सकराज उससे पूछता है कि क्या नई रानी का आना उसे अच्छा नहीं लगा तो निर्विकार भाव से कहती है, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं, बहुत सी अच्छी बातें भी बुरी मालूम पड़ती हैं। अगला है युद्ध विरोधी। कोमा युद्ध और उपद्रवों के पक्ष में नहीं है। वह जानती है कि युद्ध में हमेशा मानवता की हार होती है। यही कारण है कि जब सकराज कहता है कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं है परंतु प्रतिशोध के कारण गुप्त वंशियों में युद्ध करना चाहता है, तो अपनी युद्ध विरोधी विचारधारा के कारण वह कहती है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। तो इस प्रकार यह युद्ध विरोधी उसकी भावना थी। और अगली है उसकी वीरता और दृढ़ता की पुजारी। कोमा युद्ध विरोधी होते हुए भी एक ऐसे पुरुष को अपने जीवन साथी के रूप में देखना चाहती है कि जिसका हृदय अपने पुरुष की ऊष्मा से दीप्त हो। कायर, भीरू, शंकाशील व्यक्ति को वह अपना प्रेमी कहने में लज्जा अनुभव करती है। यही कारण है कि जब सकराज मंगल की आशा से उसके सामने अपना भय प्रदर्शित करता है तो तब वह कहती है, मैं तो द्रव माने अहंकार, द्रव माने द्रव से दीप्त तुम्हारे मैं तवमयी पुरुष मूर्ति की पुजारी थी। यानी कि तुम्हारी जो पुरुषत्व था, परिश्रम था, उस मूर्ति की पुजारी थी जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़ा रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ कलुष से भरी मलिन मूर्ति से मेरा परिचय नहीं है। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता है वह उस दृढ़ का आकाश के नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम आशंका मात्र में दुर्लभ, कंपित और भयभीत हो। तो इस प्रकार वह वीरता और दृढ़ता की पुजारिन है। और अगला है मर्यादा नारी। नारी मर्यादा। अपने तमाम मानवीय गुणों के कारण कोमा नारी मर्यादा की रक्षक है। यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि सकराज अपने विरोध की आग में ठंडा करने के लिए ध्रुव स्वामिनी का स्त्रीत्व को भंग करे तो उसे अपनी विलास की सहचरी बनाए। पहले वह सकराज को समझाती है, मेरे राजा, तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर गर्व की तृप्ति के लिए कैसा नर्त कर रहे हो। तो इस प्रकार वह उसको धमकाती है, परंतु वह कार्य को अपना राजनीतिक प्रतिशोध कहता है तो वह दृढ़ता से कहती है, किंतु राजनीतिक प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता।
इस प्रकार वह ध्रुव